ये अपन ने कल हेडिंग डाला था ना। ए, ए, यार सच में रिप्लाई दिया करो भला तुमको। कल भी बोला था मैंने यार, तो करके भी बताया यार ऐसा। नेगोशिएबल का मतलब होता है, और इंस्ट्रूमेंट्स में हम पढ़ेंगे इसमें तीन। एक बिल ऑफ एक्सचेंज, दूसरा प्रॉमिसरी नोट, और तीसरा चेक। तीनों भी पढ़ना है अपने को इसमें। बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक। पर मैं तीनों का पहले बता देता हूँ अंदर क्या क्या चीजें है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज, वाह क्या कलर है, गंदा 40। बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज रहती? कितनी बोला, किटी नहीं बोला, कितनी पार्टीज रहती बोलो। दो ही रहती क्या, पागल है क्या? एंडोर्समेंट का केस रहा तो तीन या तीन से ज्यादा। ठीक है तो समझो ध्यान से सुनो। तो एक था सेलर, एक थी, याद आया ना, कल के लेक्चर में तो है। हाँ। तो सेलर ने गुड्स बेचे किसको है? तो गुड्स बेचे हैं लेकिन ऑन क्रेडिट। ऑन, मान लो गुड्स बेचे अपन ने उसको पूरे, कितने के है वो, ज्यादा हो जा रहा हूँ। ठीक है तो अपन ने उधार में गुड्स बेचे उसको 500 रुपए के, और अपन ने उससे बदले में पैसे लिए क्या? तभी तो बोल रहे हैं ना ऑन क्रेडिट है नॉन। अब तो सेलर ने बनाया बिल, इसके लिए सेलर कहलाया ड्रोवर। क्या कहलाया? क्या बनाया उसने? बिल ऑफ एक्सचेंज। किसके नाम पे बनाया? समझा क्या? तो बायर कहलाया। फिर टेलर को ऑब्वियसली बायर से पैसे लेने हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ड्रॉवर को पैसे लेने किससे? ड्रॉई से। लेकिन अभी तक के बिल का एक्सेप्टेंस है, हमको एक्सेप्टेंस भी है। तो हम सबसे पहले काम क्या करेंगे कि जैसे ही बिल बन गया किसके नाम पर, ड्रॉई के नाम पर, तो हम खींच देंगे और उसको बोलेंगे भाई तू तेरी लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर। तो ड्रॉई जैसे ही बिल के ऊपर साइन करता मतलब एक्सेप्टेंस देता है, वैसे ही वो बन जाता एक्सेप्टर। क्या बन जाएगा? हाँ, और उसने क्या एक्सेप्ट किया है? अपनी लाइबिलिटी एक्सेप्ट किया है। समझ में आया क्या? अब ध्यान से एक और चीज, कि जब सबसे पहले ड्रॉवर बना रहा है बिल, तो ऑल्सो कॉल्ड एज मेकर ऑफ द बिल, ही साइंस द बिल फर्स्ट। अब सबसे पहले बिल ऑफ एक्सचेंज पर सिग्नेचर कौन करता? ड्रॉवर सिग्नेचर करता। समझ में आया? पक्का? कोई प्रॉब्लम? और जैसे ही एक्सेप्टर मतलब ड्रॉवी ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो अब इसके ऊपर कितनी सिग्नेचर दिखेंगी? कितनी? पक्का? तो अपन नया ट्राई करते मत, तो ज्यादा आ गया। का कॉपी हो गया। हाँ प्लीज, ए पूरी फीलिंग आ रही मेरे को अभी। और एक सिग्नेचर, ये सिग्नेचर किसका है? हाँ, एक बार जोरदार, एक बार वैष्णवी के लिए तालियां। प्लीज प्लीज एक बार, एक बजाओ। नॉनसेंस, पहले किसने सिग्नेचर किया था? पहले किसने साइन किया था? सेलर ने साइन किया था ना डियर। तो अभी वापस से जब इधर सिग्नेचर दिख रहा है तो ये सिग्नेचर किसका है? बायर का। बायर ने सिग्नेचर करके क्या शो किया कि उसने अपनी लाइबिलिटी कर ली है एक्सेप्ट। हाँ, मुझे मतलब बायर को, सेलर को देने कितने रुपए? 500 रुपए देने बाकी है। जैसे ही एक्सेप्टर ने मतलब बायर ने एक्सेप्ट किया ये बिल, वो वापस किसको दे देता? ड्रॉवर को। और एट द सेम टाइम द ड्रॉवर बिकम्स होल्डर ऑफ द बिल। बहुत सिंपल। होल्डर का मतलब कुछ नहीं है, जिसके ताबे में बिल है। समझ में आया? बिल जिसके पास है, जिसके पोजेशन में है, उसको हम बुलाते होल्डर। ये क्लियर हो गया? पक्का? अब जैसे ये बन गया होल्डर,
एट द सेम टाइम ये बन जाता पेई ऑफ द बिल, ये बन जाता पेयर ऑफ द बिल। आया? हु इज अ पेयर ऑफ द बिल? जो पेमेंट करेगा। और पेई कौन है? जो पेमेंट रिसीव करेगा। एक चीज और रहेगी इसी बात, ये बिल कितने महीने के लिए निकाला? तो मान लो अपन ने ये बिल निकाला पूरे 3 महीनों के लिए, समझ में आया? 3 मंथ्स के लिए। तो ऑब्वियसली बायर पेमेंट कब करेगा? 3 महीने के बाद, खत्म होने पर। समझ में आया? जब तक के कहा ना गया हो 3 महीने में और क्या जुड़ जाएगा? 3 days ऑफ ग्रेस। याद है? पक्का। टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज पे डिपेंड करेगा कि अगर बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन डिमांड वाला है तो उसके अंदर 3 days ऑफ ग्रेस ऐड नहीं होंगे, नहीं होंगे ऑन डिमांड वाले में। लेकिन बाकी के टाइप्स में डेज ऑफ ग्रेस ऑब्वियसली ऐड किए। समझ में आया ये समझा? अब इसमें थर्ड पार्टी कैसे आ जाती है? थर्ड पार्टी इसमें कैसे आएंगी? तो जैसे ही होल्डर को किसी को पेमेंट करना है, मतलब ये जो सेलर है इसे भी अपने किसी क्रेडिटर को पेमेंट करना बाकी है, सेलर क्या करता? सेलर अपने पास आया हुआ बिल ट्रांसफर कर देता किसको? अपने क्रेडिटर को, मतलब सेलर के क्रेडिटर को। समझ में आया? वहां पर ये बिल चला गया किसके पास? अपन ऐसे बनाएंगे, वो करेंगे ना, वही वही पास चला गया। देखो ओए, बोलो ना मुझसे, क्रेडिटर के पास में बिल चला गया। आया समझ? तो जिसने भेजा ये बिल उसको हम बुलाएंगे एंडोर्सर। क्या बुलाएंगे? और को भेजा है उसको बुलाएंगे। आया समझ? अब ड्यू डेट के दिन क्या होगा? क्रेडिटर मतलब वाला क्रेडिटर जाएगा किसके पास? बायर के पास। ऐसे मांग के बायर, पॉजिटिव नोट पर हम समझ रहे हैं कि बायर करेगा पेमेंट ऑफ 500 रुपीज द क्रेडिटर। इसमें दो ट्रांजैक्शन सेटल हो रहे। सेलर को पैसे लेने थे बायर से, सेलर को पैसे देने थे किसको? अपने खुद के क्रेडिटर को। सेलर ने क्या किया? डायरेक्टली बायर को बोला तू पैसे किसको दे दे? क्रेडिटर। तो ट्रांजैक्शन अपने आप सेटल हो जाते हैं। क्या समझा? और को का प्रॉब्लम नहीं है ना? तो एक और चीज इसमें समझने वाली ये है कि हम ये एंडोर्समेंट का केस कहाँ लिखते हैं? ये हम लिखते हैं बैक साइड ऑफ द बिल, पर बैक ऑफ द बिल। तो अभी तक के अपन ने लिखा वो कहाँ लिखा? फ्रंट में। फ्रंट में जनरली यू सी मैक्सिमम 3 पार्टीज, ज़्यादा से ज़्यादा 3। तुम फॉर्मेट्स बनाए हैं 12 के अंदर, 3 पार्टीज देखी है तुमने फ्रंट साइड में ही, याद है तुमको? फिर अपन बीच में स्टेटमेंट भी लिखते हैं उसके अंदर ना? तो वो 3 पार्टीज का बिल फ्रंट फेस में बन सकता है। जब एंडोर्समेंट का केस मतलब थर्ड पार्टी से और फोर्थ पार्टी को ट्रांसफर होगा तो हम ये केस लिखेंगे एट दी बैक ऑफ द बिल। आया? क्या समझा? प्रॉब्लम तो नहीं है? ये हो गया पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज। के बाद अपन समझेंगे व्हाट इज अ प्रॉमिसरी प्रॉमिस। तो प्रॉमिसरी नोट में होता है एक वादा, दैट इज अ प्रॉमिस। प्रॉमिस फॉर व्हाट? प्रॉमिस टू पे। अगेन सेम केस, इस सेलर ने गुड्स बेचे हैं तो बायर को ऑब्वियसली ऑन क्रेडिट, और अगेन मान लो ₹500। इस बार सेलर नहीं बनाएगा बिल, इस बार बायर खुद अपनी लाइबिलिटी लिखकर देगा। बायर वॉलेंटरीली अपनी लाइबिलिटी लिख कर देगा, एक्सेप्ट कर। तब यहाँ इस बार जो प्रॉमिसरी नोट बनेगा, बना कौन रहा है? बायर बना रहा है। कौन बना रहा है? तो हम ड्रॉवर किसको बुलाएंगे डियर? बायर को बुलाएंगे इस केस में ड्रॉवर। सेलर बन जाएगा रॉय। क्यों सर? तो ये प्रॉमिसरी नोट किसके फेवर में बन रही है? फेवर समझ रहा है? मतलब किसके फायदे के लिए? ऑब्वियसली सेलर के बेनिफिट के लिए बन रही है ना। तो हम
आया ना समझ तुमको पूरा? समझा? तो हम ड्रॉवी इस बार बुला रहे किसको? सेलर को, और बायर को बुला रहे ड्रॉवर। ड्रॉवर को पैसे देने हैं ऑब्वियसली ड्रॉई को प्रॉमिसरी नोट के केस। बिल ऑफ एक्सचेंज केस में उल्टा है, ड्रॉई पैसे दे रहा था ड्रॉवर को। इधर देखो ड्रॉई किसको लिखा था? बायर को। और सेलर क्या है? आया? तो ड्रॉवी वॉज पेइंग टू द ड्रॉवर केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अदर नीचे के केस में अगर तुम ध्यान से देखो, में पेमेंट कौन कर रहा है? कौन? इसको? समझ में आया क्या? है ना चेंज? देखा? कहाँ? बस फ्लिप हो जाती। और वो फ्लिप का कारण क्या है? ऊपर सेलर लाइबिलिटी एक्सेप्ट करवा रहा है किससे? बायर से। और नीचे वाले में बायर खुद अपनी लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर रहा है एंड इट इज गिविंग इट टू द सेलर। तो ये वादा वॉलंटरीली कौन लिख रहा है? खुद बायर लिख रहा है। समझ गया? पक्का समझा? जल्दी बोलो, पक्का बोलो। एक नया वर्ड बता दूं फिर? तो ऊपर वाले में रहता अनकंडीशनल ऑर्डर, क्या रहता? और नीचे वाले में रहता अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, था कि नहीं? अंडरटेकिंग बोले तो वॉलेंटरीली बायर अपनी लाइबिलिटी एक्सेप्ट करके दे रहा है किसको? सेलर को। हाँ? तो ये प्रॉमिसरी नोट पर सबसे पहले साइन कौन करेगा? बायर। और बाद में अगर चाहिए तो सेलर की। वैसे इसमें सेलर की सिग्नेचर जरूरी नहीं रहती बट स्टिल, पर अगर करना चाहो तो फिर सेलर करेगा। यही चीज बिल ऑफ एक्सचेंज में कैसी थी? पहले कौन साइन कर रहा था? सेलर साइन कर रहा था। फिर वो किससे एक्सेप्ट करवा रहा था? बायर से। तो सेलर ऑर्डर दे रहा था किसको? बायर को, मेरे पैसे दे। इस वाले में बायर खुद अपनी लाइबिलिटी एक्सेप्ट करके दे रहा, तो सेलर को ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, तो उसको अपन बोलते खुद से वो एक्सेप्ट कर रहा है, दैट्स कॉल्ड एज अंडरटेकिंग। अपन ने लिखा अंडरटेकिंग। आया समझ? क्लियर है? फर्क क्लियर है दोनों में? प्रॉब्लम कोई नहीं ना? क्या सर प्रॉमिसरी नोट भी फर्दर एंडोर्स हो सकती? डेफिनेटली, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज रहे या चाहे प्रॉमिसरी नोट रहे, दोनों भी नेगोशिएबल है। क्या है? और नेगोशिएबल का मीनिंग क्या है? फ्रीली ट्रांसफरेबल। इतना तो समझता है। एट द सेम टाइम दोनों भी किसको मिल रहे हैं? सेलर को। किसको? ने देखा कि हमने जैसे ही बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करवाया सेलर से, तो सॉरी साइन करवाया बायर से, और वो वापस ले लिया ना उससे, कौन होल्डर बना था इसके? सेलर होल्डर बना था बिल का। समझ में आया ना? और एट द सेम टाइम अपन जब अभी भी पढ़ रहे हैं प्रॉमिसरी का केस, तो प्रॉमिसरी नोट के अपन क्या पढ़ रहे हैं कि बायर प्रॉमिसरी नोट बना करके किसको दे देता? सेलर को दे देता। आ गया समझ? क्या आया? यस और नो का? प्रॉब्लम तो नहीं है? फर्म, श्योर। तो एक वर्ड अपन ने पढ़ा अनकंडीशनल ऑर्डर। अनकंडीशनल ऑर्डर काय के लिए पढ़ा डियर? बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए। और अनकंडीशनल अंडरटेकिंग काय के लिए पढ़ा? प्रॉमिसरी नोट। वापस से अनकंडीशनल अंडरटेकिंग किसके लिए पढ़ा? और अनकंडीशनल ऑर्डर किसके लिए पढ़ा? ऑफ एक्सचेंज। ऑल गुड? पक्का? अब तीसरा आता पिक्चर में चेक। चेक का केस कैसा है बताओ? चेक कौन निकालेगा, किसको जाएगा, कहाँ डिपॉजिट होगा, ये डिटेल में बताओ थोड़ा सा। जल्दी करो, रुका हूँ तुम्हारी। जल्दी जल्दी। चेक का डिटेल समझाना है। आता नहीं क्या तुमको? अरे आता कि नहीं आता? जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी। चेक का यूज बताना है तुमको, उसी पे पूरा चेक का कंसेप्ट है। सेम चीज पे बेस्ड है चेक का कंसेप्ट।
बायर को पेमेंट करना है सेलर को, करेक्ट। तो बायर साइन करके देगा चेक खुद के अकाउंट से, किसको? सेलर को, करेक्ट। सेलर जाकर के वो चेक डिपॉजिट करेगा उसके बैंक अकाउंट में। समझ में आया? ठीक है, देखते चेक कैसा जाता है उसके अंदर, क्योंकि तुमको पार्टीज नोटिस करनी है, मेनली देखना जरूरी। पर ध्यान देना उस पे, क्योंकि वो चेक थोड़ा सा पेचीदा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट। बाकी तुमको समझ जाएगा, वो लाइव अपन देख लेंगे चेक तो तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगा तुम कुछ। बिल है ना? देखो, सबसे पहले ये तो व्यक्ति का नाम, ऑब्वियसली मेरा ही लिखा हुआ है नाम इधर। तो ये पर जिसका नाम रहता वो कौन रहता? रहता चेक इशूअर। कौन रहता? चेक इशूअर। जैसे ऑब्वियसली अभी मेरा नाम यहाँ पर लिखा हुआ है तुमको सबको, आई विल हैव टू साइन द इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर अपनी सिग्नेचर मैं कर दूंगा। अब मैं जब चेक, ये मेरे बैंक अकाउंट का चेक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं पेयर हूं यहाँ पर। और एक और चीज, मैंने ही ये चेक साइन किया, मैंने ही ये चेक निकाला, तो पूरी इसमें जो डिटेल्स है वो मैं फिल करूंगा। एग्जाम्पल ले लेते कि मान लो मेरे को फलाना व्यक्ति को पेमेंट करना है, तो अपन ले लेते भाई XYZ पर्सन को अपने को पेमेंट, और पेमेंट अपने को करना है उसको 1 लाख रुपए। तो अपन ये बरोबर ऐसे कॉलम्स को फिल करते, राइट। फिर अपन ऊपर डेट लिखेंगे 2026, डेट मान लो, ठीक। तब फील्ड अपन फिल करते हैं। उसके बाद में एक और कॉमन चीज अपन करते, पर यहाँ पर क्रॉस करते। वो क्रॉस का एक मीनिंग है, मैं समझाता हूँ। अगर इधर ऐसा लिखा है अकाउंट पेई, ये चेक का इस्तेमाल कैश विड्रॉल्स के लिए, ये चेक का इस्तेमाल केवल एक खाते से दूसरे बैंक खाते में पेमेंट ट्रांसफर करने का। मजा आया कि नहीं? पक्का? तो अभी के लिए पहले ये समझ लो कि ये डिटेल सारी किसने फिल की? मैंने। तो हु इज द ड्रॉवर या मेकर? आई एम द ड्रॉवर और मेकर ऑफ द चेक। ये समझ में आया क्या? लेकिन क्या वाकई में पैसे मेरे पास है? सोच के बोलो जल्दी से, पैसे किसके पास? तो यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट पार्टी हो गई बैंक। तो बैंक का नाम तुमको दिख रहा वो है स्मॉल फाइनेंस बैंक। के ऊपर मैंने ये चेक निकाला। आया समझ? नहीं आया? तो ऐसे ही तो सिमिलर नहीं है बिल ऑफ एक्सचेंज? बिल ऑफ एक्सचेंज में भी सेलर ऑर्डर देता किसको? बायर को। इस सिचुएशन में भी मैं ऑर्डर दे रहा हूं किसको? बैंक को। समझ में आ रहा?
का मुझे पता है मैं बायर हूं, लेकिन टेक्निकली सोचो तो एक्चुअली पेमेंट कर कौन रहा है? बैंक। वो भले मेरे खाते से जाएगा, दैट आई नो वेरी वेल, बट पेमेंट कर कौन रहा है? बैंक। मैंने किसको ऑर्डर दिया? बैंक को। समझ में आया? किसको पेमेंट करने के लिए अपन ने ऑर्डर दिया? XYZ को। आया समझ का? अगर तुमसे कुछ पूछे चेक में, हमारा आंसर, बाकी लोग कमेंट से पार्टीज, करेक्ट। पार्टीज है चेक में। कैसे सर? एक ड्रॉवर, सुन लो अभी मुझे, एक ड्रॉवर, देखो मेरी उंगली किधर है ना, और दूसरा ड्रॉई, देखा किधर है? कौन है दूसरा? और तीसरा ये पेई, कौन? पेयर कहाँ है? हाथ ऊपर। पेयर, सॉरी पेयर नहीं, पेई, सॉरी पेरी, पेयर, पेयर तो वापस, हाँ वापस आओ, रीटेक रीटेक। ये कौन? मैंने बनाया, तुम्हें ड्रॉवर नाम पे बनाया। बैंक कौन? बच गया, क्लियर? को पैसे रिसीव होंगे। ये कौन? पेई। इतना क्लियर है? एक ही पार्टी बची ना अब, पेयर। पेयर कौन? वेरी गुड, पेयर कौन? ये पैसा एक्चुअली कहां से जा रहा है? बैंक पेयर क्यों है? पार्टीज हो गई। ऐसे टेक्निकली भी बोलो तो फिर वो चौथी भी आती, लेकिन तीन ही है, एक दो। ऑल गुड का समझ में आया? तो चेक का है ना डेफिनेशन भी वो कैसा लिखते हैं? चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या लिखते हो? चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। बराबर बोल रहे क्या वो? मैंने बोला ना सिमिलर टू बिल ऑफ एक्सचेंज। टेलर ड्रॉवर था बिल ऑफ एक्सचेंज में, और वो किस पे बिल निकाल रहा था? बायर पे। आया याद? तो वो ऑर्डर दे रहा था किसको? बायर को। इसमें भी तो मैं ऑर्डर दे रहा हूं किसको? इस इंसान को पेमेंट करना है, क्या मैं उसके ऊपर नाम लिख कर दे रहा? है समझ? पहले ये बेसिक अगर समझ में आ गए तो फिर मैं थोड़ी और चीजें, ये समझा का? प्रॉब्लम किसी को? और कोई सवाल? तीनों पे भी पूछ सकते हो, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट या चेक, है ना? बढ़ो आगे। अब इसकी कुछ टेक्निकल बातें हैं जो तुमको समझनी है यहाँ पर। पहली टेक्निकल बात इसमें क्या है, यहाँ ध्यान से देखोगे अगर, विजिबिलिटी, सर 3 मंथ्स लिखा था क्या तुमको यहाँ पर? और उधर स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? वैलिड फॉर 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। इसका मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू लॉ? कि यहाँ जो भी आप तारीख डालोगे वहां से 3 महीने तक के इंस्ट्रूमेंट रहेगा वैलिड। तो इस इंस्ट्रूमेंट की वैलिडिटी कब तक है? 8वां, 9वां, 10वां, मतलब 23/10/2026 तक के चेक रहेगा वैलिड। क्या रहेगा? और जैसी 23/10/2026 बीता, जैसी 24 तारीख हुई, वैसी ही ये चेक हो चुका है एक्सपायर। क्या हो चुका है? ये समझ में आया? ये एक टेक्निकल चीज। अब दूसरी जो मैं पढ़ा रहा था तुमको ऊपर, वो क्रॉस मार्किंग वाली, वो मैं बस समझा देता हूँ। तो एक घड़ी भर के लिए समझ लो कि मैंने यहाँ पर कोई मार्किंग नहीं की है। समझ रहा? कोई मार्किंग नहीं, देख रहे तुम, प्लेन है एकदम बिल्कुल। अब कोई मार्किंग नहीं है, तो इस चेक का वापर किस तरीके से हो सकता है? तो द सेम चेक इज इन माई हैंड्स, और मान लो मैंने ये चेक को इशू किया, तो व्हाट शील डू नाउ, निशी के पास में दो चॉइसेस इस चेक के लिए, क्योंकि ऊपर कोई क्रॉस मार्किंग नहीं है। देखा कोई क्रॉस मार्किंग, तो ऐसे में निशी इस चेक के दो अलग अलग टाइप से यूज कर सकती। एक, निशी ये चेक जाकर के अपने बैंक खाते में डिपॉजिट कर सकती, तो मेरे इस बैंक अकाउंट से पैसे कटेंगे, का जो भी बैंक में खाता होगा उसमें जाकर के पैसे जमा हो जाएंगे। समझ रहा? तो ये हो गया बैंक टू अनदर बैंक ट्रांसफर। आया समझ? तो दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि निशी ये चेक लेकर कहाँ जाएंगी? एयू बैंक के पास,
और वहां एयू बैंक के कैश काउंटर पे जाकर के वो ये चेक दे देंगी और बोलेंगी भैया कि मेरे को दे दो कैश। क्या दे दो? अमाउंट ऑब्वियसली लिखा हुआ रहेगा उतनी। थोड़ा सा और डेप्थ में जाए तो रियलिटी में ये होता है कि जैसे ही चेक का अमाउंट 1000 को एक्सीड कर रहा है, जहां आप कैश विड्रॉल कर रही ना निशी यहाँ पर कैश विड्रॉल, तो इस सिचुएशन में निशी को अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड वहां पर सबमिट करना पड़ेगा। और ज्यादा डिटेल है लेकिन इस बारे में अपने बुक में अपने मन रियल है। हाँ, तो आगे व्हाट वी डिड, व्हाट शी डिड, दूसरा यूज क्या है, ऊपर क्रॉसिंग नहीं है तो अपन जा करके कौन सी बैंक में गए, सेम बैंक जिस बैंक का ये चेक है, तो ये किस बैंक का चेक है, ये यू स्मॉल फाइनेंस बैंक का चेक। हाँ, जा करके अपन ने कैश काउंटर दे दिया, तो क्या बोला, मुझे चाहिए कैश, इस पेमेंट के बदले चाहिए, समझ में कि नहीं? तो हम अब कैश विड्रॉल करेंगे, मतलब कि 1 लाख रुपए कैश में लेकर के घर। फर्क समझा? इतना समझा? ये दोनों ऑप्शन है निशी के पास में, लेकिन कब? जब यहां पर कोई मार्किंग नहीं है। ऑल गुड? लेकिन जनरली ऐसा कोई करता नहीं। चेक इशू करते वक्त, दूसरी किसी भी पार्टी को चेक इशू करते वक्त वहां पर ऐसी मार्किंग देखी जाती है। अब जनरली ये जो क्रॉस मैंने जिस तरीके से किया ऐसे भी करते लोग, कुछ लोग इस क्रॉस को सीधे तरीके से बस चेक के ऊपर लिख कर देते अकाउंट पेई। क्या बोलते? क्या बोलते? अकाउंट पेई। और अकाउंट पेई का मतलब क्या होता है? एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर। समझ में आया? एक बैंक से दूसरे। अब इसका कैश विड्रॉल, अब एक बैंक से दूसरे बैंक बोले तो मेरा खाता किधर है, तो स्मॉल फाइनेंस, तो यहां से पैसे हो जाएंगे डेबिट, मतलब कट जाएंगे। समझ में आया? और ये जाकर के क्रेडिट होंगे निशी के बैंक अकाउंट में। मान लो निशी का बैंक अकाउंट है एसबीआई बैंक, वहां जाकर के ये पैसे हो जाएंगे क्रेडिट। क्रेडिट होंगे का मतलब क्या है, निशी के अकाउंट में बैलेंस बढ़ जाएगा। सिंपल है बहुत। आया ख्याल में पूरा ट्रांजैक्शन? बाकी है एक चीज और बाकी है, जो टेक्निकल है, जो डेफिनेशन का पार्ट भी है चेक के, और जो अपने को थोड़ा क्रूशियली पढ़ना है। ठीक, तो ध्यान से 2 मिनट, पेज निकाल रहा हूँ, बताता हूँ। दिख रही? थोड़ा समझ आ रही है मशीन की? थोड़ा जूम आउट करूँ? समझ आ रही ना? इस मशीन में ऑब्वियसली एक रास्ता है जहाँ अंदर जाएगा चेक, और दूसरे रास्ते से चेक आएगा बाहर। ना समझ गए? चेक में इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग बोला जाता है, सीटीएस क्लियरिंग बोल, या ईसीएस भी बोल, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। क्या बोलते हैं? अब अपन है ना डेप्थ में जा रहे हैं, थोड़ा उसको ध्यान दे के समझना। ठीक है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। सीटीएस क्लियरिंग में क्या होता, ने ये चेक अपने एसबीआई बैंक में जाकर डिपॉजिट किया। एसबीआई बैंक क्या करेगा, इस मशीन में ये चेक ऐसे डालेगा और वहां से चेक वापस आ जाएगा, एसबीआई के पास ही रहेगा ऑब्वियसली। समझा? तो इस मशीन में क्या हुआ सर, तो ना चेक के ऊपर एक बार कोड रहता है, जिससे ये चेक की जेन्युइनिटी आप चेक कर सकते हो। तब ये चेक सही है या फेक चेक है, वो चेक हो जाएगा। जब वो अब चेक चेक एक जैसे वर्ड जा रहे हैं, आई मीन टू से CHEC के चेक, ठीक है, आप वेरीफाई कर सकते हो
ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये ओरिजिनल है या, ये समझा, कंफर्म। अब हो क्या रहा है इस मशीन, ये मशीन से इंटरनेट कनेक्टेड है, ठीक। जैसे ही आप इसमें से चेक घुमाते हो, इसमें से एक इमेज निकलता है, फोटो, फोटो इसका निकलेगा, ऑब्वियस सी बात, उसी चेक का फोटो निकलेगा। ये फोटो किसको जाएगा, थोड़ा सोचो। एसबीआई बैंक फोटो निकाल रही, तो वेरीफाई किससे करेंगी वो, वेरी गुड, तो ये इमेज भेजेंगी किसको, एयू स्मॉल फाइनेंस। एयू बैंक क्या करेगा, वो चेक करेगा कि जिस व्यक्ति ने ये चेक इशू किया है, माने मैंने, मेरे खाते पर्याप्त बैलेंस है या नहीं है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, मेरी सिग्नेचर्स, मेरा नाम, सब कुछ, मतलब ये जो चेक है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये पूरे तरीके से वेरीफाई होगा, ओरिजिनलिटी चेक कर रहे हो आप इसकी, समझ गया। तो ये सब कुछ कौन करेगा, एयू बैंक। लेकिन वो काय पे से कर रहे हैं सब, फोटो पे से, काय पे से, आया समझ, पक्का, इसको पकड़ के रखना। तो मालूम है पुराने जमाने में ट्रंक कॉल होते थे, ट्रंक कॉल समझते हैं, पहले इतना इजी मोबाइल फोन नहीं था ना, तो लोगों को लाइन में खड़े रहना पड़ता था, क्योंकि POS जैसा कुछ था। और ट्रंक कॉल में क्या होता था, कोई कॉल करने वाला है वो पहले बताता था कॉल करके, फिर दूसरे इंसान को बुलाया जाता था, वो प्रेजेंट होता था वहां, आता था फिर PCO तक, फिर 10 मिनट 15 मिनट उसको बैठना पड़ता था वहां, फिर उसका कॉल आता था, बोलते थे ट्रंक कॉल। और ये वायर्ड होता था, क्या होता था, इधर भी क्या हुआ, एक इंटरनेट का केबल लगा हुआ है, तो वायर तो है, बरोबर, उसी वायर के थ्रू ये इमेज गया, आया समझ में, उसी वायर के थ्रू इमेज गया, तो इस इमेज का नाम पड़ गया ट्रंकेटेड इमेज, पड़ गया। और ये ट्रंकेटेड इमेज किसको गया, एयू बैंक को गया। वो क्या करेंगे, इसको पूरा अच्छी तरीके से वेरीफाई, और फाइनली बताएंगे कि भाई उस व्यक्ति के खाते में अकाउंट बैलेंस है या नहीं। और अगर सब कुछ सही रहा, तो वो तुरंत वहां से पैसे कम कर देंगे, और इधर SBI में पैसे बढ़ जाएंगे। था कि नहीं समझ, कुछ दिनों पहले तक, कुछ महीनों पहले तक IMS से ये पेमेंट्स 1.5 दिन में क्लियर होते थे, अप्रोक्सीमेटली 1.5 डेज का टाइम लगता। आज अभी अगर आप सवेरे 11 बजे चेक डिपॉजिट करते हो, शाम तक के ही आपके खाते में पैसे आ जाए, आज के आज। अब ये वापस सर्विस शुरू हो गई, ये पहले भी थी बहुत पहले, लेकिन फिर बीच में 1.5 दिन का साइकिल हुआ, 1.5 से 2 दिन, और अब वापस से सेम डे क्लियरिंग साइकिल है। पक्का प्रॉब्लम है कोई। अब ये मशीन का यूज कब करना पड़ता, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मशीन का यूज तब करना पड़ता जब दो अलग अलग बैंक्स है, क्या बोला मैंने, दो डिफरेंट बैंक्स है, आ रहा है तुम्हारे समझ में, 2 डिफरेंट बैंक्स, इसके लिए ये मशीन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, ठीक है। वही अगर सेम बैंक होती, कि ये खाता भी एयू में ही है, जो इशूअर है उसका, और निशी का भी खाता कहाँ है, एयू स्मॉल, इस मशीन का कोई वापर कुछ भी करने की जरूरत, सेम बैंक है ना, तो उसी बैंक में ये चेक वेरीफाई हो सकता ना, ये चेक उसी बैंक में रहेगा, नहीं समझ रहा, तो इसको वेरिफिकेशन के लिए ये ट्रंकेटेड इमेज की जरूरत पड़ेगी क्या, हमारे पास में चेक ही रहेगा ना, तो आया समझ का, पक्का बोलो, और डिटेल में पढ़ा है मैंने, अब थोड़ा आउट ऑफ द बुक भी पढ़ा रहा हूँ, बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है ये समझना बहुत जरूरी। जब 2 डिफरेंट बैंक्स है, मैं चेंज कर रहा थोड़ा सा, यहाँ पर मैं SBI को निकाल रहा हूँ, उसकी वजह तुमको समझ में आ जाएंगी बाद में। यहाँ पर व्हाट आई विल डू, आई कीप HDFC बैंक, ठीक है, जहाँ पर अकाउंट में पैसा क्रेडिट होगा, 2 डिफरेंट बैंक्स दिख रही, एयू और, ठीक है, लेकिन इनके बीच में और एक होता है बैंक, को बोला जाता CC, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, है।
पहले क्या होता था कि अंदर चेक जाता था, फिर यहाँ से चेक के बारे में सारी डिटेल वेरीफाई होती थी, फिर ट्रांजैक्शन कंप्लीट। क्लियरिंग कॉरपोरेशन का काम था सारा पूरा ट्रांजैक्शन सेटल करवाना। पक्का समझ आया? देखो हम जितना इजीली पे कर देते हैं गूगल पे से, पेमेंट्स इजी है ना, 10 रुपए मेरे को देने में तुरंत दे सकते, दे दिया। मेरे को बैंकिंग आज देखने की जरूरत नहीं है, मैं रात को भी कर सकता हूँ। लेकिन बैकग्राउंड में, बैक स्टेज में बैंक्स को बकायदा ये 10 रुपए भी कैश में इधर उधर करने आ रहा है तुमको। मेरे अकाउंट से पैसे कट करके नीचे के अकाउंट में चले जाएंगे, ये तो डिजिटल मनी में आसान हो गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। लेकिन जब एक्चुअली सारे ट्रांजैक्शन सेटल होते हैं, बैंक्स की सेटलमेंट डेट्स रहती, तो तब बैंक को पूरा हिसाब निकालना पड़ता, कौन सी बैंक का डेबिट आएगा, कौन सी बैंक का क्रेडिट आएगा। फिर ये जो डेबिट वाली बैंक है वो पूरा उतना अमाउंट, नेट अमाउंट पहुंचाती किसको, दूसरी वाली बैंक को। ये पूरा बैक स्टेज। जरा आपको लगता है कितना आसान है करना, है ना आसान, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब सेटलमेंट की बारी आती तो हिसाब किताब बहुत कम। डिस्क्लेमर, आपको ये कुछ नहीं पढ़ना है जो अब मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने बोल दिया ये आउट ऑफ द बुक। बट मैं चाहता हूँ तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर रहे चेक को लेकर के। जैसे ही अपन पढ़ेंगे चेक के बारे में, चीज हमारे दिमाग में टेक्निकल चीजें क्लियर होना चाहिए। मैं याद दिलाऊंगा कि कैसे क्लियर हुआ था, बताओ कितनी बैंक थी बताओ, कितनी पार्टीज थी बताओ, किसका नाम कहाँ लिखा हुआ था बताओ। वो जब क्लिक होगा तो तुमको ये जो चैप्टर है इसके स्टेटमेंट्स बहुत इजीली समझ, ठीक है। इसके लिए अपन पूरा बेसिक पढ़, हालांकि मेरे को मालूम है तुमने बिल ऑफ एक्सचेंज भी, स्टिल रिपीट करना इसलिए वो लैंग्वेज समझना है। ऑल गुड का पॉइंट क्या, ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होता है इन दो अलग अलग बैंक्स के, वो ये सारा अकाउंट सेटलमेंट करवाता था पैसों का। और ऑब्वियस सी बात है, मैं एसबीआई को वहां से मिटाया था, ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का काम क्या करता। पहले येस बैंक भी किया करता था, येस बैंक की हालत खराब हो गई थी, इस वजह से रिप्लेस करके एसबीआई भी आया। बस इतना ही समझाना था क्लियरिंग कॉर्पोरेशन वाली, ठीक है। वही अगर फाइनली लास्ट पॉइंट है ये कि अगर दोनों बैंक्स सेम हो, दोनों भी एचडीएफसी, फिर कोई भी ब्रांच हो कोई लेना देना नहीं है क्या, दोनों बैंक्स क्या है लेकिन एचडीएफसी। अब जैसे अकोला सिटी में इटसेल्फ 5 ब्रांचेस है एचडीएफसी, एक मेन ब्रांच जिला परिषद कलेक्टर ऑफिस के, एक ब्रांच तिलक रोड पे, एक ब्रांच हमारे अलसी प्लॉट में अभी एम स्क्वायर में, एक ब्रांच तुम देखो तो इधर मिलेगा गोरक्षण पे इनकम टैक्स स्क्वायर पे, फिर एक ब्रांच तुमको चट्टारपेट पे भी मिलेगा, एक ब्रांच उधर है डाबकी रोड पे भी, छोटा है वो ब्रांच पर है। पॉइंट है 5 एक ब्रांच तो अकोला शहर में ही हो गए, तो अब कोई भी ब्रांच में जाकर के चेक डिपॉजिट कराओ, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। वहां से क्या हट जाएगा, ये जो बीच का है ना, ये पार्टी की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, सेम बैंक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, क्लियरिंग की कोई जरूरत, डायरेक्ट ट्रांजैक्शन हो सकती है, और ये पैसे भी तुरंत आते हैं। आप एचडीएफसी का चेक एचडीएफसी में जाकर जब डिपॉजिट करते हो तो विद इन 10 to 15 मिनट्स ये पैसे क्रेडिट हो जाते हैं, डेबिट हो जाते हैं। समझ में आया ना, पक्का, कोई प्रॉब्लम, सब क्लियर, कोई सवाल आदि है? और हो चेक में कितनी पार्टीज है, नोट में तो ही बोलेंगे, प्रॉमिसरी नोट में कितनी बोलेंगे, अगेन बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉवर ड्रॉई पे, ऐसे बोलना, ठीक है, ड्रॉवर ड्रॉई पे, और ये तीनों ही पार्टीज चेक में भी बोलना, ड्रॉवर ड्रॉई पे, ठीक है, पक्का। तो बिल ऑफ एक्सचेंज 3 पार्टीज, प्रॉमिसरी नोट में 2 पार्टीज, चेक के केस पार्टी, चेक के केस में एक इंपॉर्टेंट पार्टी कौन है, बैंक। समझ आया अच्छी से का? ये देखो ये चेक में मेरा अकाउंट नंबर लिखा है, वहां पर डेबिट होंगे, मैंने चेक इशू किया,
ऑब्वियसली चेक रिसीव होता था तो मैं अपने खाते में जाके डिपॉजिट करता। मैं दे रहा हूँ, मेरा नाम है यहाँ पर लिखा हुआ, तो ऑब्वियसली ठीक। और तुमको ये डिजिट्स वर्ड में भी लिखने पड़ते हैं और नंबर में भी पर मैंने भूल गया। ओके, अब कंप्लीट हो गया ये वाली चीज भी समझ में आई। चेक नेगोशिएट हो सकता है, ये अगेन किताब का पढ़ रहे अपन, इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पर कोई नाम लिखा हुआ नहीं है तो हम बुलाएंगे ब्लैंक चेक। क्या बुलाएंगे? ये तुमने कोई ना देखा ही है, ब्लैंक चेक दे देते हो। ब्लैंक चेक ऑल्सो कॉल्ड एज बेयरर चेक। जिस किसी के भी पास में ये चेक है वो क्या कर सकता, वो अपना नाम लिख करके अपने खाते में चेक डिपॉजिट कर सकता। वही चीज है, ये चेक अगर साइन किया हुआ कहीं पर गिर गया तो मिला, हाँ, कि उसके ऊपर क्लियरली किसी का नाम लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इशुअर का नाम और इशुअर के सिग्नेचर उधर क्लियरली दिख रहे। हाँ, ये हो गया ब्लैंक। ब्लैंक चेक चाहो जितनी बार एंडोर्स करो, चलता जाएगा चलता जाएगा, एक पार्टी दूसरी को देंगी, दूसरी को देंगी, चौथी को देंगी, ये चलता जाएगा। बिना कैश फ्लो के तुमने सबके पेमेंट्स सेटिस्फाई कर दिए। ऑब्वियसली एक आखिरी सब्जेक्ट टू वन कंडीशन कि जो भी लास्ट पर्सन रहेगा जिस पे चेक रिसीव होगा, वो जब अपने बैंक खाते में डिपॉजिट करेगा तो उसको पैसे आने चाहिए, तो ये बीच के सारे ट्रांजैक्शन सेटल होंगे, वरना सारे ट्रांजैक्शन रिवर्स हो जाएंगे। जैसे मैंने निशी को दिया, निशी ने साडा जी को दिया, साडा जी ने भट्टर जी को दिया, भट्टर ने तेज को दिया, अनुज को दे दिया। अनुज ने फाइनली जाकर के अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा। जैसे ही अनुज डिपॉजिट करवाएगा वैसे ही मेरे खाते से पैसे कट करके अनुज के खाते में जाने चाहिए, वरना क्या हो जाएगा, इतनी पार्टीज बीच में 5-6, सबकी सब पार्टीज का पूरा ट्रांजैक्शन व्यर्थ, नॉनसेंस। लेकिन अगर उसको पेमेंट हुआ तो ये सारी की सारी पार्टीज का पेमेंट सेट, पक्का ना? है बढ़िया एकदम। तीनों क्लियर है? अब बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक, तीनों क्लियर है? मेरे पास क्वेश्चन है फिर, बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता, सेलर या बायर? हाथ ऊपर, कमेंट सेक्शन। सेलर बनाता बिल ऑफ एक्सचेंज, करेक्ट। प्रॉमिसरी नोट बनाता बायर। चेक कौन बनाता? हाथ ऊपर, बायर बनाता। कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ड्रॉवर और पेयर सेम होते? हाथ ऊपर। ड्रॉवर और पेयर सेम पर्सन हो, हाथ ऊपर। तो हर बार थोड़ी बोलने की जरूरत, खा दिए तो मान जाते हो। प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिसरी नोट के केस में बायर ही ड्रॉवर है और बायर ही इटसेल्फ पेयर है, तो दैट्स प्रॉमिसरी। और कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें दोनों अलग है? हाथ ऊपर। कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें दोनों अलग अलग है? कौन कौन अलग है? ड्रॉवर और पेयर अलग अलग है, ठीक है। कौन? हाथ ऊपर। हाफ आंसर, हाफ आंसर है बिल ऑफ एक्सचेंज एज वेल एज चेक, दोनों भी केसेस, दो पार्टीज ड्रॉवर और पेयर अलग अलग है, इसके लिए चेक को बोला जाता चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। है ना? अभी अच्छे से आगे बढ़ते, अब पढ़ सकते हो फाइनली। तो मत रे ओ, इंट्रोडक्शन व्यर्थ है मगर क्या है, पढ़ना पड़ता। The law relating to negotiable instrument is the law of the commercial world, obviously of commercial world। अभी अपन क्या ट्रांजैक्शन कर रहे थे? कमर्शियल ट्रांजैक्शन ही तो कर रहे थे ना, समझ रहा ना? आगे, which was enacted to facilitate the activities in trade and commerce। देखो एक सिंपल सा लॉजिक है, ये तुमको शायद कहीं तो पढ़ने मिला भी होगा कि ट्रेड और कॉमर्स जो ग्रो हुआ है वो एक ट्रांजैक्शन की वजह से नहीं हुआ, दो ट्रांजैक्शंस की वजह से, कैश एज वेल एज डेफर्ड पेमेंट। कैश एज वेल एज, हाँ, डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन।
कैश और क्रेडिट के कारण ही ये बिजनेस जो है वो बहुत एक्सपांड हो पाया। का बहुत बड़ा हाथ है हार में, क्रेडिट देने, इसके लिए बिजनेसेस ग्रो हुए, बड़े बने। तो पहले बहुत अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन सिर्फ कैश में ही होती, जैसे ही मार्केट में कंपटीशन आया, कंपटीशन में क्या कंपटीशन आया, उधार में माल बहुत बिकने लगा, तो अब रेशियो उल्टा हो गया, अब कैश का ट्रांजैक्शन थोड़ा कम हो गया और क्रेडिट के ट्रांजैक्शन थोड़े बढ़ गए। अगर अपन उसको प्रोपोर्शनेटली इक्वल भी कंसिडर करें तो कहीं ना कहीं क्रेडिट का कंट्रीब्यूशन है बिजनेस को एक्सपांड करने में, समझा, सेल्स इंक्रीज करने में। तो वही बात उन्होंने वहां बोली, क्योंकि क्रेडिट आया है इसके लिए ये एक्ट की जरूरत, समझ रहे हैं ना। अब क्रेडिट आया तो एक्ट की जरूरत क्यों है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में ही हो सकते ना डिफॉल्ट्स, बैंक्रप्सी, इंसॉल्वेंसी, ये सारे कहां से डेवलप हो रहे हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की वजह से ही हो रहे, उधार के वजह से ही हो रहे, समझ रहा है ना। अगर कैश ही होता ट्रांजैक्शन में तो ये सब बातों का कोई महत्व ही नहीं होता, क्योंकि क्रेडिट है इस वजह से ये एक्ट है, समझा। अभी वो क्या लिख रहे, तो ट्रेड एंड कॉमर्स मेकिंग प्रोविजन फॉर गिविंग सैंक्टिटी टू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट, सैंक्टिटी बोले तो सैंक्शन टू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट, की हाँ ये इंस्ट्रूमेंट वैलिड इंस्ट्रूमेंट्स है, चेक, प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। आगे, which could be deemed to be convertible into money and easily passable, easily passable है, ठीक है, pass, P-A-S-S, able, A-B-L-E, from one person to, in the absence of such instruments the trade and commerce activities were likely to be adversely negative, adverse का मतलब negative impact होता है, term है, adversely affected as it was not practicable for the trading community to carry with it the bulk of the currency in force, bulk of the currency in force। और एक बार, in the absence of such instrument, absence of such instrument ये मैं यहाँ पर मतलब अगर ये इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते तो बल्क ट्रांजैक्शंस नहीं हो पाते, सिंपल है ना। इट इज इजी टू राइट 1 crore rupees ऑन अ चेक रादर गिविंग कैश ऑफ 1 crore rupees, समझ में आया ना। कैरी करना रिस्की भी बहुत है, तो बेटर ऑप्शन क्या है, चेक लिख कर दे दो और ऊपर अकाउंट पे भी डाल दो और पार्टी का नाम भी लिख दो, तो वैसे ही वो चेक किसी को एंडोर्स भी नहीं हो सकता फर्दर, कि बेरर नहीं बचा ना वो, अब वो इंस्ट्रूमेंट हो गया इन फुल, क्या हो गया, समझ में आया। अगर उस पर नाम नहीं लिखा है तो वो क्या है, ब्लैंक, इन ब्लैंक, और अगर उस पर नाम लिख दिया तो उसको बोलते हैं इन फुल। एक कॉन्सेप्ट खत्म हो गया अपना, आएगा आधे पेज का कॉन्सेप्ट है फुल और इन ब्लैंक, भी समझाते हो आज, वेरी गुड। आगे, as it was not practicable for the trading community to carry with it the bulk currency in force, currency in force डिनोमिनेशंस की बात करें, ऑब्वियसली इंडिया में करेंसी रुपये है, वो डिनोमिनेशंस की बात करें कि कौन से नोट करंटली चल रहे हैं, 500, तो 100, 50, 20, 10 है, और डॉलर्स है बाकी कॉइन्स। सवाल आता मेरे को कॉइन्स जैसे मेरे बार बार, चार बच्चे कॉइन्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा मेरे मन, कॉइन्स से रिलेटेड आ रहा, अब करेंसी से भी रिलेटेड आ रहा। देखो सोचने वाली बात है ये, हमारे बच्चों को सवाल बिना सवाल पूछे ही समझ, बोल रहा ठीक, वेरी गुड। मिंटिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ कॉइन्स एंड करेंसी कितनी जगह होता वो, नासिक और देवास, वेरी गुड। काय का पार्ट है, फर्स्ट चैप्टर आईआरएफ, वेरी गुड, देखा याद आया ना, अगले अपन पढ़ा दे जैसा। हाँ, कौन देख रहा आपको। Okay, the source of Indian law relating to such instrument is admittedly the English common law। ऑब्वियस सी बात है, हमारी आदत है कॉपी करने की या तो लीक करने की। The main objective of the act is to legalize, sorry, the main objective of the act is to legalize the system by which instruments contemplated by it could pass from hand to hand by negotiation like any other goods। हैंड टू हैंड पास करने, जैसे नॉर्मली आप करेंसी ट्रांसफर करते हो, ये ले भाई करेंसी, तो उसी प्रकार नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स भी फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। तो उसी पे बात कर लेते, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीली ट्रांसफरेबल, बोलो।
अच्छा ठीक है, जाने दो, ज़्यादा डिटेल। ये नोटा है ऑब्वियसली 500 का है, देने वाला मैं किस, हाँ 500 का नोट, ये भी 500 का नोट है कि नहीं? नहीं नहीं, डिफरेंस नहीं पूछ रहा, एसपी का लेक्चर नहीं चल रहा। वो एसपी के लेक्चर में पूछता मैं इसमें और इसमें क्या डिफरेंस, यहाँ नहीं पूछने की, यहाँ पर कुछ और है। इस 500 का नोट और ये 500 का नोट ये सेम क्यों है? क्योंकि दोनों 500 के नोट है। नहीं, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। क्या है? के ऊपर गवर्नर का सिग्नेचर है और ये वैलिड करेंसी है, करेंसी इन सर्कुलेशन है, राइट? तो एज वेल एज इसके ऊपर क्या नाम लिखते क्या? खुद महात्मा गांधी जी का भी नाम इसके ऊपर लिखा हुआ नहीं है, बरोबर है? ये होता था ना, नाम है उसमें सॉरी, पर गांधी जी को थोड़ी पेमेंट करेंगे ना, या गांधी जी थोड़ी पेमेंट करेंगे, समझ रहे हैं? तुम मेरे को बताओ, ये इसको तुम क्या बुलाओगे? प्रॉमिसरी नोट बुलाओगे, बिल ऑफ एक्सचेंज बुलाओगे? सोच के बोलना, सोच समझ के जवाब देना। ये 500 के नोट को प्रॉमिसरी नोट बुलाएंगे या बिल ऑफ एक्सचेंज बुलाएंगे? तो सोच के जवाब देना और आंसर जस्टिफिकेशन के साथ देना कमेंट सेक्शन में, जल्दी बोलो। इसको प्रॉमिसरी नोट क्यों, क्या लिखा है? क्या लिखा है प्रॉमिसरी नोट? नोट में मेरे को तो दिखता ही नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा, आई प्रॉमिस टू पे टू द बेरर, पकड़ लिया शब्द। ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा इंस्ट्रूमेंट? बेरर, बेरर मतलब ब्लैंक। इस वजह से ये बस हैंड टू हैंड डिलीवरी से ट्रांसफर हो जाता है। समझ में आया क्या? नहीं समझा? जैसे आप ये इंस्ट्रूमेंट किसी और को दे देते हो, वो ट्रांसफर हो जाता है बाय मेयर डिलीवरी, बाय मेयर, इसी को बोलते हैं मेयर डिलीवरी। क्या? तो उसी प्रकार जब आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बुला रहे हैं, क्या फ्रीली ट्रांसफरेबल, वहां फ्रीली ट्रांसफरेबल का मतलब क्या है कि आप वो इंस्ट्रूमेंट निकालोगे और दे दोगे और वो ट्रांसफर हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड एज फ्रीली ट्रांसफर। ऑल गुड? पक्का? आगे हो गया, टाइम खत्म हो गया क्या? चल रे आगे। The source of Indian law relating to such instrument is admittedly the English common law। इसका मतलब है वो सबने जो अभी बोला मैंने, इन लॉज कॉपीड फ्रॉम, हर गोरा हमारा दुश्मन नहीं होता, सिर्फ यूके वाले हैं। आगे, the main objective of the act is to legalize the system by which instruments contemplated by it could pass from one hand to other hand by negotiation like any other goods। समझ में आया क्या? आगे नेक्स्ट, उसके बाद The law in India relating to negotiable instrument is contained in the Negotiable Instruments Act 1881। लर्न करना पड़ेगा का नाम, Negotiable Instruments Act 1881। अभी तक के कितने एक्ट्स पढ़ लिए अपन ने? थोड़ा थोड़ा बताओ। कंपनीज एक्ट 2013 और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और पार्टनरशिप एक्ट 1932 और इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 और आरबीआई एक्ट 1934, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 और सेबी एक्ट, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। समझ में आया? हाँ। उसके बाद में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, कोड का आगे क्या है? 2016, 2016 और वेरी गुड, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2000। ये कहाँ पड़ा है? 11वीं में। और पढ़ा ना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। दो एक्ट तो तुम्हारे इधर ही है, आईसीएआई एक्ट 1949, आईसीएसआई एक्ट 1980 या 1980, कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया एक्ट 1980 और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1949। और कौन सा एक्ट याद आ रहा? स्टैम्प एक्ट, वेरी गुड, स्टैम्प एक्ट ईयर क्या था? 1899 या 1999? 89। के बाद और क्या है बचा है? क्या कर सकते है? तो है, बोलो बोलो, याद करो, दिमाग पे जोर डालो। दू क्या स्टैट्यूटरी कंपनीज पढ़ते हैं अपन, सर ये उठाओ। इलेक्ट्रिसिटीज एक्ट 2000 पढ़ा है अपन? अरे फिर जरूरी है वो। तो इसके बाद में
कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट काम करता 1960, महाराष्ट्र स्टेट का 1960। उसके बाद और क्या देखा है? IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट, याद करो ना, IRDA इंश्योरेंस वाला एक्ट है। नहीं अभी तक काटे खाने तेरे को। कंपनीज एक्ट जहाँ शुरू होता ना, पहले ही पेज पे वो एक्ट दिया हुआ है। हाँ फिर नहीं तो क्या पगलू। बस हो गया, आगे। So the law in India relating to negotiable instrument is contained in the Negotiable Instruments Act 1881. This is an act to define and amend the law relating to promissory note, bill of exchange and checks. The act applies to the whole of India, including the state of Jammu and Kashmir. बड़े शौक से अंदर ले आए। But nothing herein contained affects the Reserve Bank of India Act 1934. तो वो क्या बताना चाहते मालूम है क्या? कि Negotiable Instruments Act 1881, Reserve Bank of India Act 1934, तो सुपीरियर कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1930। अगर वो बोलता है कि ऐसा करो तो नेगोशिएबल को ऐसे चेंज करने पड़ेंगे। वो जो 3 मंथ्स का वैलिडिटी पड़ा अपन ने, उसने बताया, RBI ने बताया। एग्जैक्टली। बैंकिंग पूरा बिजनेस किसके भरोसे पे चल रहा है? चेक इंस्ट्रूमेंट्स और डेबिट कार्ड के इंस्ट्रूमेंट। वो पूरा सिस्टम कौन डेवलप कर रहा है? RBI है। नेक्स्ट आगे, तो सेक्शन 21 which provides the bank to have the right to transact government business or affects any local usage relating to any instrument in an oriental language। छोड़ दो, कोई काम का नहीं। Provided that such usages may be excluded by any words in the body of the instrument which indicate an intention that the legal relations of the parties thereto shall be governed by this act, and it shall come into force on the first day of March 1882। कब से लागू हुआ ये? फर्स्ट डे ऑफ मार्च, मतलब 1 मार्च 1882 से लागू हुआ है ये पूरा एक्ट। बनकर तैयार कब था? 1881। क्या पक्का? को जो याद दिलाना था मुझे, वो एक्ट का नाम मैं याद दिला देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के तैयार था? 26 नवंबर 1949, 1949। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1900। समझ में आया? आगे उसके बाद The provisions of this act are also applicable to hundis। hundis बोले तो लोकल बिजनेस, देसी भाषा में प्रॉमिसरी नोट का नाम है हुंडी, चिट्ठी। आगे, unless there is a local usage to the contrary। Other native instruments like treasury bill, money market instrument, treasury bill पढ़ा है। treasury bills are also just like trade bills। क्या? bearer debenture और type of debentures, bearer debenture, freely transferable, याद है ना? रजिस्टर्ड और बेरर। आगे, रेलवे रिसीट्स, डिलीवरी ऑर्डर्स, बिल ऑफ लेडिंग। अब ये जो 3 बचे हुए हैं, रेलवे रिसीट, डिलीवरी ऑर्डर्स और बिल ऑफ लेडिंग, ये तीनों तुमको ज्यादा अच्छे से पढ़ने मिलेंगे होगा। समझ में आया? मैं इसके बारे में थोड़ा अभी बता सकता हूँ क्योंकि ये इजी है। डिलीवरी ऑर्डर्स, डिलीवरी ऑर्डर कुछ नहीं रहता। अगर उसको बायर्स पर्सपेक्टिव ले तो बायर खुद एक ऑर्डर की चिट्ठी बनाता और वो किसको देता? सेलर को। सेलर उतने हिसाब से ऑर्डर की डिलीवरी दे देता। समझ में आया क्या? तो बायर का वो चिट्ठी लिख कर देना नथिंग बट अ प्रॉमिसरी नोट। कैसे? बायर ने ऑर्डर दिया, सेलर ने ऑर्डर भेज दिया, तो सेलर के पास में क्या है? प्रूफ कि बायर ने ऑर्डर दिया था तभी मैंने भेजा, तो ऑर्डर की कॉपी है ना। और वो ऑर्डर के ऊपर सिग्नेचर किसका रहेगा? ऑब्वियसली बायर का। अब इसी को डीएम बोला जाता, इंस्टाग्राम वाला नहीं, इसको डीएम बोला जाता इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेलर, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू। डीएम बोले तो डिलीवरी मेमो, डिलीवरी मेमो, मामो ने मेमो, हाँ, डिलीवरी मेमो। व्हाट डज इट मीन? अगर मैं कोई गुड्स डिलीवर कर रहा हूँ तो उस गुड्स के साथ में अपन क्या क्या भेजेंगे? चिट्ठी, डिलीवरी मेमो भेज। अब ये डिलीवरी मेमो 2 हिस्से में बटेगा। का फाड़ना नहीं है, का। तो ये डिलीवरी मेमो ऑब्वियसली 2 हिस्सों में बटेगा। एक पर मैं उससे सिग्नेचर लेके अपने पास वापस ले, और फिर मैं उसको करूंगा गुड्स डिलीवर। आया क्या? क्या क्या प्रॉब्लम है क्या कोई? और एक उसके खुद के पास में रहने दिया। कितनी कॉपीज बनाई अपन ने इसकी? 2। हालांकि बनती ट्रिप्लिकेट बोला जाएगा इस चैप्टर में। कॉपीज 3 में आया। एक एकदम ही ओरिजिनल, एक डुप्लीकेट जो सेकंड कॉपी रहती, और एक ट्रिप्लिकेट रहता जो उसी किताब में लगा हुआ रहता।
आया? पक्का? आमतौर पर देखो ऑब्वियसली डुप्लीकेट्स ही बनाते हैं, तब 2 ही बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 की जरूरत है। एक जहाँ मैं डीएम बुक जो रहती मेरी, तो मैं सारे ऑर्डर्स लिखूंगा कि इसने ये खरीदा, वो सारा लिखा हुआ रहता। डिलीवरी मेमो बिल नहीं है, इनवॉइस नहीं है, इनवॉइस अलग चीज रहती है, इनवॉइस के ऊपर टैक्स वैक्स सब लिखा हुआ रहता। ठीक है, डिलीवरी मेमो पर सिर्फ आइटम्स लिखे हुए रहते, गुड्स लिखे हुए रहते, समटाइम्स उसका अमाउंट लिखते हो, टैक्स वैक्स कुछ नहीं, और उसका टोटल करके दे देते, और उसकी 2 कॉपी जाती, 2 में से 1 कॉपी पे सिग्नेचर करके मेरे को मिल जाता। अब जब सिग्नेचर करके मिल रहा है तो वो मेरे लिए हो गया अक्नॉलेजमेंट। क्या हो गया? प्रूफ। प्रूफ समझ में आया? प्रूफ किस बात का? कि डिलीवरी हो चुकी है? पक्का? गुड्स की। समझ में आ गया ना? पक्का? आज के लिए